25 मिनट्स 20 मिनट्स हो जाए बता देना। चलो भाई यहाँ ध्यान देना, लास्ट क्लास में क्या कर लिया था हमने? एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट कर लिया था। एटॉमिक मास मोलर मास कैसे बनता है ये वाली बात बताई थी नहीं बताई थी? नहीं बताई थी। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं एटॉमिक मास वाले कॉन्सेप्ट पे, और एटॉमिक मास क्यों लाना ज़रूरी था ये बात आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है? कुछ कैलकुलेशन वगैरह कर लेंगे, मेरे को फ़ोन दे देना जब फ़ोन लाऊंगा तो, ठीक है? तो एटॉमिक मास वाले का एक लास्ट ब्रीफ हल्का सा दे देता हूँ, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन उसकी रह गई थी, और बाकी अब हम चलेंगे आगे कॉन्सेप्ट पर, ठीक है? जो कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, तो याद ध्यान देना। एटॉमिक मास मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि वो मास होता है जो रिलेटिव निकाला जाता है किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू 1 AMU। मतलब अगर दुनिया में मेरे को किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास चाहिए तो वो कैसे निकाला था हमने? मान लो मेरे को पेन का एटॉमिक मास चाहिए, तो एटॉमिक मास ऑफ पेन, ठीक है, ये कैसे निकलेगा? एक्चुअल मास ऑफ पेन जो हो, एक्चुअल मास ऑफ पेन जो भी हो ग्राम्स में होना चाहिए, उसको किससे डिवाइड कर दूं? 1 AMU से। और 1 AMU की क्या वैल्यू हुआ करती थी? 1.6605 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, इतनी हुआ करती थी, है ना? तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो एक डायमेंशनलेस नंबर आएगा। इस बात को दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तसल्ली से समझ जाना। जैसे मैंने आपको कहा था एटॉमिक, यहाँ पे एलिमेंट ले लो, एलिमेंट यहाँ ले लो, एटॉमिक मास, एलिमेंट ले लिया और क्या ले लिया? एटॉमिक मास। तो एलिमेंट हाइड्रोजन का एटॉमिक मास था 1, हीलियम का एटॉमिक मास था 4, और लिथियम का एटॉमिक मास था 7, ऐसे ही नाइट्रोजन का क्या था? 14, और ऑक्सीजन का क्या था? 16। तो ये एटॉमिक मास हुआ करते थे। अच्छा, तो ये कैसे निकलते थे? मान लिया एटॉमिक मास ऑफ लिथियम कैसा आता था? एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, ये कैसे आता था? एक्चुअल मास ऑफ लिथियम, ठीक है, अपॉन में 1 AMU, और इसका मास ग्राम्स में लेना, और ये भी आपका क्या है? ग्राम्स में वैल्यू है। तो सॉल्व हो क्या एटॉमिक मास ऑफ लिथियम? क्या सॉल्व हो क्या आया? 7। ये वैल्यू सॉल्व हो क्या आई? 7। तो सोच करके देखना ये वैल्यू 7 कब आई होगी? जब हमारा एक्चुअल मास ऑफ लिथियम 1 AMU के कितने टाइम्स होगा? 7 टाइम्स। अरे सिंपल सी बात है यार, तुम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो और कट पिट के 7 आ रहा है, तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर के 7 टाइम्स है ना? तो एटॉमिक मास एक्चुअल में क्या होता है? वो होता है कि 1 AMU के आप जिस भी चीज का एटॉमिक मास निकाल रहे हो वो उसका एक्चुअल मास कितना टाइम्स है। तो अब बात आती है कि एटॉमिक मास निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है? आपको ये समझाता हूँ। आपको ये बात पता है कि मास नंबर जो किसी भी एलिमेंट का होता है, मास नंबर वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है? तो साइंटिस्ट ने कहा यार मैं हर एलिमेंट का ना एक्चुअल मास याद नहीं रखना चाहता। उसने क्या कहा? मैं हर एलिमेंट का एक्चुअल मास याद नहीं रखना चाहता। भाई एक्चुअल मास अगर मेरे को लिथियम का चाहिए तो कैसे आएगा? 7 मल्टीप्लाई में 1 AMU की वैल्यू आएगी, ठीक है? अगर मैं 7 को इस 1 AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा जरा बताना। कुछ आता है वैल्यू, क्या देखो, एटॉमिक मास ये 7 है, ठीक है? इसको मैं 1 AMU मतलब इससे मल्टीप्लाई करूंगा 6605 इंटू 10 की पावर -24 से, तो ये वैल्यू जो आएगी ये आएगी तकरीबन सॉल्व होकर के 11.62 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, इतनी आएगी। तो ये एक्चुअल मास हो गया किसका? लिथियम का। तो लिथियम का भी एक्चुअल मास निकल जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे को ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता है 1 AMU मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑक्सीजन का भी एक्चुअल मास मिल जाएगा ना, मानते हो नहीं मानते? तो आप समझना, साइंटिस्ट कहते हैं यार मैं नहीं सबके एक्चुअल मास याद रख रहा। उन्होंने कहा फिर भाई क्या करें, एक्चुअल मास नहीं याद रखना तो क्या करना है ये ध्यान देना। उन्होंने कहा जो एक्चुअल मास है ना उस एक्चुअल मास को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर, तब तक ये नहीं पता था किससे डिवाइड करना है। उन्होंने कहा था एक्चुअल मास को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर कि डिवाइड करूँ ना तो वही नंबर आ जाए जो किसी एलिमेंट का प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर होता है, मतलब मास नंबर होता है। यही बात समझ? दोबारा सुनो, जैसे ऑक्सीजन का प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना होता है? इसमें प्रोटॉन 8 होते हैं और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 8। तो कितना हो गया? 16। तो कह रहा है ऑक्सीजन का जो एक्चुअल मास है ना
एक्चुअल मास है, उसको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि डिवाइड करके 16 आ जाए। कहता यार ये कैसे होगा, मुझे क्या पता किस नंबर से डिवाइड करके वही नंबर आएगा जो उनका मास नंबर है। तो तुम्हें क्या लगता है ये 1 AMU खोजना कोई बहुत आसान काम था? नहीं। 1 AMU क्या था जरा बताओगे एक बारी? जो एक एटम था ना कार्बन का, उसका हाँ, पता है पहले इन्होंने डायरेक्टली कार्बन 12 नहीं लिया था। सबसे पहले इन्होंने क्या लेने की कोशिश करी? हाइड्रोजन। फिर इन्होंने लेने की कोशिश करी ऑक्सीजन, उससे भी नहीं आ रहा था वो नंबर जो उनका मास नंबर के बराबर है। कहते यार क्या करूं, लेकिन वो बात होती है ना कि आप अगर किसी चीज को करना चाहते हो तो भाई वो होती है। फिर इन्होंने कोशिश करा कार्बन 12 का 1/12, इन्होंने 1/12 भी लिया, 1/20 भी लिया, हाफ भी लिया, 1/4 भी लिया, सब लिया, लेकिन सक्सेस कहाँ जाके मिली? जब इन्होंने 1/12 ऑफ कार्बन 12 लिया, उससे डिवाइड करा, धड़ाधड़ भाई साहब एटॉमिक मास आ रहे थे। समझ गए बात? तो अब मेरे को एटॉमिक मास अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। किसी एलिमेंट में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो नंबर है वही क्या है? मास नंबर। बधाई, और वही उसका क्या है? एटॉमिक मास। इज दैट क्लियर? तो भाई एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट अब मैंने आपको ढंग से करवा दिया। क्लियर? यहां तक कोई लोचा हो तो मेरे को बताओ, ठीक है? जैसे कहते हैं ना डन, ये वो हो गया डन मामला। इसको लिख लो, और इसको लिखने के बाद अपन कहाँ चल रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक पे। तो भाई इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कौन सा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं? टॉपिक लिखो थर्ड। ये आपके दो मेजर टॉपिक हो गए। कौन कौन सा? एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, और एक एटॉमिक मास। वेरी राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट और एटॉमिक मास, दो टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं, ठीक है? अब थर्ड टॉपिक आपका एक इंपॉर्टेंट आ रहा है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है भाई? परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है ये वाली बात थोड़ा सा समझते हैं, लेकिन ये समझने से पहले थोड़ा बेसिक कुछ बता देता हूँ जो इस टॉपिक के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहला टॉपिक इसका है जमादार की मौत होगी वाला मध्य क्षेत्र। हाँ जी, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है? इसको कराने से पहले कुछ बेसिक चीजें करा रहा हूँ। बेसिक चीजें क्या है यहाँ पर ध्यान देना। जैसे मान करके चलो आपको सबसे पहले एक चीज कराता हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये सबसे पहला हो गया। सेकंड आता है क्या? एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है? ये क्या होता है ये समझाता हूँ। आपने 10th क्लास में इथेन पढ़ा है? इथेन, इथेन क्या था? CH3 C2H6 इथेन था। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एटम कितने कितने हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन कितने हैं? कार्बन 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। मानते हो नहीं मानते? बहुत बढ़िया भाई, आप बहुत सही चीज बात मानते हो। तो C2H6, तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अब मैं डेफिनेशन क्या बोलूंगा कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बी डिफाइंड एज a formula that gives us information about the different kind of atoms, the exact number of different kind of atoms present in a molecule. तो यहाँ पर ध्यान देना, it is defined as the exact number of different types of element present in any compound। अरे किसी भी कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट कितना प्रेजेंट है उसका नंबर बताना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बोलो रे, तो C2H6 हुआ नहीं हुआ? अब ये तो तुम समझ गए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? जैसे इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। अब अगर मैं ये C2H6 लूं और C2H6 को मैं 2 और ये काट दूं, 2 1 2 2 3 सा,
अरे भाई 2 और 6 है कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसका ये सिंपलेस्ट रेशो में तो नहीं थे ना, सिंपलेस्ट रेशो में तो अब आ गए ना 1/3। ठीक है, तो जो एलिमेंट जितने जितने प्रेजेंट है अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो काट दो, तो वो उसका सिंपलेस्ट रेशो आ गया, वो क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज the simplest whole number ratio of different kind of elements present in any compound। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं C2H6 में कॉमन फैक्टर 2 कट रहा है ना, 2 1s are 2 3s are, तो ये हो गया C1H6। इज दैट क्लियर? बोलो। अब आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं, पहले लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन लिख लो, लिख लिया हुआ है, नहीं लिखा, लिखना भाई जल्दी जल्दी। तो यहाँ ध्यान देना भाई, मैंने कार्बन का एटॉमिक मास क्या बताया था, कार्बन का एटॉमिक मास 12 यूनिफाइड होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिफाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या निकलता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से निकलता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला से क्या निकलता है, एम्पिरिकल मास। क्या बोला मैं, दोबारा सुनना इस बात को, मॉलिक्यूलर फार्मूला से मॉलिक्यूलर मास, एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या है, 12 होता है, तो 12 के 2 एटम है ना, प्लस हाइड्रोजन 1 होता है और 6 एटम है, तो कितना आया ये 12 दूनी 24 प्लस 6 कितना आया भाई 30 यूनिफाइड आया कि नहीं आया, अरे बोल लो। और इसका एम्पिरिकल मास निकालो कितना आया, ये तो हो गया मॉलिक्यूलर मास। एम्पिरिकल मास निकालो बेटा कितना आया, एम्पिरिकल मास आया इसका C1H3 है ना, तो C1 12 यूनिफाइड प्लस 1 के 3 तो 15 यूनिफाइड आया। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास डिवाइड करता हूं, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास डिवाइड करता हूं, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर 30 यूनिफाइड क्या था मॉलिक्यूलर मास और 15 यूनिफाइड क्या था एम्पिरिकल मास, u से u कट गया और ये कट के 2 आया। चेक कर क्या ये 2 वही नंबर नहीं है जो कॉमन फैक्टर मैंने काटा था, है? तो अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास क्या आ गया, मेरे को मिल गया n फैक्टर, क्या मिला n फैक्टर। और सोच करके देखो ये n फैक्टर अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूले में मल्टीप्लाई कर दूं, n फैक्टर मल्टीप्लाई कर दूं तो वही C2H6 नहीं आ जाएगा। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, C1H3 है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 तो C1 था C2 हो गया और H3 था क्या हो गया H6 आ नहीं गया क्या, डन कर दे। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करा रहा हूं, एक बार फिर सुन लो भाई, जिसे ना समझ आएगा MF और EMF में क्या हुआ है। मैंने कहा n फैक्टर मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास होता है, समझ गए, जो 30/15 कट के 2 आया, क्या ये 2 वही नंबर नहीं था क्या जो हमने 2 कॉमन काटा था। तो चेक करके देखो, मेरा एम्पिरिकल फार्मूला था C1H3, अगर उसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं n फैक्टर, तो n फैक्टर मेरा क्या था 2, तो C1 × 2 कितना हो गया C2 और H3 × 2 H6, तो एम्पिरिकल फार्मूले में n मल्टीप्लाई कर दिया तो वही मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं आ गया क्या, आ गया ना। तो यही बात तो समझाई है, लिखो जल्दी से। चलो भाई ये हटा रहा हूं। अब इसके बाद एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, तो जैसे मैं आपसे छोटी सी बात पूछूं, क्योंकि हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं 1000 का 50% क्या होगा तो क्या बोलोगे 500
5, अरे 1000 का 50% 500 रुपया ही होता है, 50-50 करते हैं ना एकदम है, तो 500 ही तो आएगा। ठीक है 10,000 का 50% करेंगे तो 5,000। तो ये तो कुछ ऐसे नंबर है जो आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हो। 10 का 50% करेंगे तो थे सब में 50% ही, लेकिन वैल्यू अलग अलग आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि इनिशियल्स अलग है और जो वैल्यू परसेंटेज की है क्या एक्चुअल वैल्यू भी वही सॉल्व होके आ रही है, नहीं आ रही ना। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप लोगे तो जितना परसेंटेज होगा उतना ही आंसर आएगा? 100 ही एक ऐसा नंबर है जिसका जितना परसेंट होगा वही सॉल्व होके आएगा। तो अगर मेरे को कभी अगर मेरे को कभी कोई मास करना है ना तो मैं कर सकता हूँ 40, 42, 30, 32, 39, 38, 40, 41, 70, 10 करोड़, 1 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जब एज्यूम करने की ही बात है और आपको परसेंटेज सॉल्व करना है तो व्हाई यू आर टेकिंग दैट मच डिफरेंट नंबर? आप वो नंबर लो ना जिसका जो परसेंट हो वही आंसर आ जाए। अरे टाइम बचाने की बात है भाई, ऐसे तो तुम यूं भी निकाल लोगे। 41.67% आप 403 का भी निकाल लोगे, लेकिन क्या ऐसे ही बता दोगे बिना कैलकुलेट करे? लेकिन अगर मैं कहूँ 100 का 41.67% कितना होगा तो आप कहोगे जो परसेंटेज है वही आंसर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं कन्वीनियंट है कि नहीं है? जल्दी लिख लो, अब क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है? लिख लो इसे। हाँ भाई क्या ध्यान देना, अब क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? क्वेश्चन आपकी किताब का एक एग्जाम्पल ही है, क्या ध्यान दो। छोड़ दे, रहने दे, यहाँ पर मैं लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन आपका क्या है? यू आर प्रोवाइडेड विद, वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाला क्वेश्चन मैं पूरा करा रहा हूँ, बेसिक सारे दे चुका हूँ। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डन हो जाएगा जो हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन करना था। तो क्वेश्चन है यू आर प्रोवाइडेड विद अ कंपाउंड, आपको एक कंपाउंड दिया गया है इन विच कार्बन कितना प्रेजेंट है 24.27%, हाइड्रोजन है 4.07% और क्लोरीन है 71.65%। ठीक है, इतना दे रखा है और मोलर मास दे रखा है कंपाउंड का कितना, क्या दे रखा है? मोलर मास 98.96 ग्राम ये दे रखा है। पता है मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास सेम ही होता है। अगर ये 98.96 ग्राम है ना तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 98.96 यूनिफाइड, यू लग जाएगा, तो वो कोई इशू नहीं है। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने को कह रहे हैं भाई साहब? फर्स्ट कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला पहली चीज ये, और सेकंड चीज क्या कैलकुलेट करने को कह रहे हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये सीएल है। हां सीएल है। कौन सा सीरियल है ये? सीएल है, हाइड्रोजन। सीएल, हाँ क्लोरीन है, मैं पूछ में यो सब भाई सीएल। ठीक है, इसे लिख लो, करा रहा हूं फिर। ठीक है, मोलर मास दिया है और एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्वेश्चन करें? हां जी भैया। आओ, मैं क्या करता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ मास कंपाउंड का। तो परसेंटेज गिवन है तो कौन सा नंबर एज्यूम करना अच्छा रहेगा? 100 कर लूँ ताकि वैल्यू निकालनी इजी रहेगी, बस इसीलिए। वरना बच्चे को डायरेक्ट करो ना, लेट द मास ऑफ द कंपाउंड बी 100 ग्राम। बच्चा कहता है मुझे कैसे पता लगेगा 100 लेना है, वैसे पूछ मैं तो 200 लेके भी कर दूंगा। अरे कर दे, वो कहेगा सर जी मैं तो कर भी दूंगा, तो कर देना, क्यों रो रहा है? 200 लेके भी कर देना, लेकिन वहां पे तेरे को 200 का 24.27% निकालना पड़ेगा। अगर तूने 100 लिया है तो 24.27% कितना होगा? 24.27। तो भाई तू वो ले ले मेरी बल्ला से, कर देना, उससे भी सही आंसर आएगा। लेकिन एक होता है ना कि मेरे को पेपर में टाइम भी तो बचाना है, ये आ जाना। लेट अस एज्यूम द मास ऑफ कंपाउंड बी, क्या हो गया मास ऑफ कंपाउंड? 100 x
ग्राम। ठीक है, तो मेरे पास मास ऑफ कार्बन कितना हो गया? मास ऑफ कार्बन हो गया मेरा 24.27 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? 4.07 ग्राम। बोलोगे? हाँ जी और भैया। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? 71.65%। 71.65 ग्राम। इज दैट क्लियर गाइस? ओके भाई, हाँ जी भैया। होया कि नहीं होया? हो गया ना? राइट। अब जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो आपको ये बताया था नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने गिवन मास बाय, अरे किसी भी चीज का गिवन मास बाय क्या बताया था? मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, यही बताया था। तो कार्बन का मोलर मास क्या होता है? मोलर मास ऑफ कार्बन होता है आपका 12 हम लेते हैं ना, वो 12.01 एक्चुअल होता है। तो अब एक्चुअल ले लूं या 12 ही ले लूं? 12 ले लो। एक्चुअल ले लो। एक्चुअल डाटा वाला क्वेश्चन है ये। अगर तुम लेफ्ट राइट देख कैलकुलेशन में तुम्हारे को लगेगा यार मैं कैसे करूंगा कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन की टेंशन ना मत लो। क्यों कैलकुलेशन की टेंशन मत लो? अभी फिलहाल तुम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। कैलकुलेशन की टेंशन तब आएगी जब मेरे को प्रोसीजर ढंग से आता होगा। मान लो प्रोसीजर ही नहीं आता होगा तो कैलकुलेशन का क्या करूंगा? तो सबसे पहले प्रोसीजर सीख लो, कैलकुलेशन फिर हम बाद में देखेंगे। तो मोलर मास ऑफ कार्बन ये है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है? 1 होता है ना, वो 1 नहीं होता एक्चुअल में 1.008 होता है। और मोलर मास ऑफ, नहीं ये सब याद नहीं कर रहे होते, ये 35.5 ग्राम होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे सबके। तो नंबर ऑफ मोल्स में सबके निकाल लेता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला भाई, कार्बन का भी मोल्स निकाल लूंगा, हाइड्रोजन का भी और क्लोरीन का भी, सबका निकाल लूं। तो निकालो भैया सबका, कार्बन हाइड्रोजन और Cl। कार्बन का आ जाएगा क्या? 24.27 डिवाइडेड बाय कितना? 12.01, तो ये आ गया 2.021। हाइड्रोजन का निकालो, 4.07 अपॉन में 1.008, ये आ गया 4.04। क्लोरीन का क्या आ गया? 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, ये आ गया 2.021। तो ये मोल्स आए कि नहीं आए? नंबर ऑफ मोल्स आ गए, है ना। अब एक चीज फिलहाल के लिए अभी जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, वो समझा भी दूंगा वैसा क्यों होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? होल नंबर रेशो ना। तो मोल्स से होल नंबर रेशो कैसे निकालते हैं? ये तो आपका मोल्स से क्या, ये क्या निकला? नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको क्या चाहिए? होल नंबर रेशो चाहिए कि नहीं चाहिए? होल नंबर रेशो। तो होल नंबर रेशो कैसे निकलती है? इसमें स्मॉलेस्ट मोल कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला। स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन। स्मॉलेस्ट मोल कौन से हैं? मोल किसके कम है? सर भैया दोनों के सेम, कार्बन और हाइड्रोजन के सेम है ना। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो निकालने के लिए जो स्मॉलेस्ट मोल है ना उसको सबसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो 2.021 बाय 2.021 हुआ, ये 4.04 बाय 2.021 हुआ, और ये 2.021 बाय 2.021 हुआ। ये कट पिट के 1 आ गया, ये कट पिट के। अगर मान ले 2.01 भी आता है ना तो मैं क्या ले लूंगा? 2 ले लूंगा, ठीक है। ये 1 आ गया, तो C1H2 और Cl1, ये आपका एक्चुअल में क्या आ गया? एम्पिरिकल फार्मूला। बोलो यहाँ तक कोई लोचा? नहीं भैया, होल भाई दोबारा सुनो, मेरे को परसेंटेज गिवन थी, 100 मान के गिवन मास ले लिए, और गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करके मोल ले लिया, जो स्मॉलेस्ट मोल था डिवाइड करके होल नंबर रेशो ले लिया, ठीक है भैया। डन। लिख पटाक से इसे। हाँ भाई, तो एम्पिरिकल फार्मूले से जो जो मास है सबको प्लस कर दूंगा, एम्पिरिकल मास आ जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूले से मैं निकाल लेता हूँ एम्पिरिकल मास। कैसे आएगा? कार्बन कितना? 1 है ना, तो 12.01, एक कार्बन का, हाइड्रोजन 2 है, तो 1.008 था, 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 2.016 प्लस क्लोरीन तो एक ही है 35.5। इनको जरा प्लस करके कैलकुलेटर में बताना कितना आ गया। इनको प्लस करेंगे, जो भी आ गया वो एम्पिरिकल मास हो जाएगा। Before 49.526 कितने ग्राम आ गया? ठीक है। अब एन फैक्टर कैसे निकलता है? मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास एन फैक्टर आता है। तो मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास बराबर ही होते हैं, बस ग्राम की जगह यूनिफाइड लग जाता है। तो फिलहाल अभी एन फैक्टर कैसे निकल जाएगा?
ये लास्ट पार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल इसका। तो n फैक्टर कैसे निकलेगा भाई, n फैक्टर मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। तो वो दे रखा है 98.96 और ये दे रखा है 49.526। कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है पता, डिवाइड करके यो 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 0.500। अबे उल्लू है, ढंग से कर। 98.96 डिवाइड बाय 49.526 करना भाई। ये 1.9981। 1.99 है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या ले लो, 2 ले लो। तो n फैक्टर क्या आ गया 2। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला जो भी था उसमें n फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला C1H2Cl1 था, तो इसमें n फैक्टर 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया C2H4Cl2। दिस इज योर आंसर, डन। और यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया?